एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। मेरा नाम है शिखा और आज हम करेंगे अपनी क्लास 11th की माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3 विच इज़ डिमांड। और डिमांड का बेसिक कंसेप्ट तो हम बचपन से ही जानते हैं कि डिमांड क्या होती है। आप कितनी सारी डिमांड आपके पेरेंट्स पूरी करते हैं, राइट? ओके, सो आज हम पढ़ेंगे अपने डिमांड के बारे में। अच्छा, ये जो नोट्स है वो मैंने शेयर कर दिए हैं टेलीग्राम पर, और इन नोट्स के साथ मैं PYQs, MCQs, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब अटैच कर दूंगी, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। एंड अगर आपको कोई भी डाउट है चैनल के बारे में, अपडेट्स देखने हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है। सो लेट्स बिगिन विद आवर चैप्टर डिमांड। तो अब हम स्टार्ट करेंगे डिमांड की डेफिनेशन से डायरेक्टली। तो डिमांड फॉर अ गुड क्या होती है कि मैं जो हूँ वो किसी एक प्रोडक्ट को खरीद रही हूँ, मेरे पास उतना पैसा है कि मैं उस प्रोडक्ट को खरीद सकती हूँ। जैसे मान लो टाटा टी है, ठीक है। टाटा टी का 1 kg का पैकेट जो है वो मेरे को पड़ रहा है 500 रुपए का, ओके। तो मैं जो हूँ इस प्रोडक्ट को खरीद सकती हूँ, है ना। आई एम विलिंग टू, और मेरे पास 500 रुपए भी है कि मैं 1 किलो का टाटा टी का पैकेट जो है वो खरीद सकती हूँ, है ना। और कितने क्वांटिटी? 1 किलो की क्वांटिटी, वो भी एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम पे, मतलब इसी महीने में मैं खरीद रही हूँ। तो डिमांड फॉर अ गुड, एक किसी भी गुड की, जैसे यहाँ पर मैंने जो एग्जाम्पल लिया वो गुड था टाटा टी का, ठीक है। टाटा टी की जो डिमांड है वो कैसे डिफाइन होगी कि मैं कितनी क्वांटिटी ऑफ गुड, मतलब 1 kg मेरी है कैपेसिटी कि मैं इतना विलिंग करती हूँ कि मैं 1 kg की जो टाटा टी की क्वांटिटी है वो खरीद सकती हूँ, एबल टू बाय हूँ मैं। और वो जो 500 रुपए का प्राइस है उस पर मैं उनको पे कर सकती हूँ, और एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो डिमांड फॉर अ गुड ये होती है। इसके कुछ एलिमेंट्स है, एसेंशियल एलिमेंट्स है, वो कौन कौन से होते हैं? एक तो मैं कितनी क्वांटिटी उस पर्टिकुलर कमोडिटी खरीद सकती हूँ, दूसरा उसका प्राइस क्या है ना, और क्या मैं उतने प्राइस पर उस गुड की उतनी क्वांटिटी खरीद सकती हूँ, दूसरा उस पीरियड ऑफ टाइम पे क्या मैं खरीद सकती हूँ। जैसे मान लो आईफोन है, अभी मेरे पास इतनी ज़्यादा इनकम नहीं है कि मैं उस इस टाइम पर आईफोन जो है वो खरीद सकती हूँ। लेकिन अगर आप जो है लेकिन अगर मैं आगे जाके मेहनत करूँ, ठीक है, खूब ज़्यादा हार्ड वर्क करूँ, स्मार्ट वर्क करूँ, और प्रोडक्टिविटी लाऊं अपनी लाइफ के अंदर, तो फिर मेरी इनकम इतनी हो सकती है कि मैं उस आगे आने वाले टाइम में आईफोन खरीद सकती हूँ। तो ये पीरियड ऑफ टाइम के ऊपर भी बात हो जाती है डिमांड में, ठीक है। तो ये इसके कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स थे। अब दो टाइप की डिमांड होती है, एक इंडिविजुअल डिमांड और एक मार्केट डिमांड, ठीक है। इंडिविजुअल डिमांड जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि एक कस्टमर कितनी क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी खरीद सकता है उस पर्टिकुलर प्राइस पे, सिर्फ एक कस्टमर की बात हो रही है। और मार्केट डिमांड क्या होती है कि सारे के सारे कस्टमर जो कि उस एरिया में रहते हैं वो जो है उस पर्टिकुलर कमोडिटी की उतनी क्वांटिटी खरीद सकते हैं, अपने पैसे उसमें दे इन्वेस्ट कर सकते हैं उस पर्टिकुलर प्राइस पर और उस पर्टिकुलर टाइम पर। तो वो होती है मार्केट डिमांड, ठीक है। अब हमें पढ़ने जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, है ना, कि डिमांड को कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है जिसकी वजह से डिमांड जो है बढ़ती है और घटती है, ओके। तो वो अब हम बात करेंगे। तो सबसे पहला होता है प्राइस ऑफ अ गिवन कम्युनिटी। मान लो आज आईफोन का जो प्राइस है फॉर एग्जाम्पल 10,000 रुपये हो जाता है, और जबकि पहले वो कितना था, मतलब 60,000 से उसकी प्रोडक्ट रेंज जो है वो चालू हो जाती थी। अब वो जो है 10,000 रुपये का है। तो जो लोग 60,000 रुपये में नहीं खरीद पाते थे, अब वो 10,000 का हो गया, तो कितने सारे डिमांड बढ़ जाएगी। तो यानी कि अगर प्राइस जो है किसी भी प्रोडक्ट का गिरता है तो डिमांड उसकी बढ़ जाती है, अगर प्राइस बढ़ जाता है तो डिमांड जो उसकी घट जाती है। कुछ एक्सेप्शंस भी होती है, जैसे कि लिकर, शराब जो होती है, उसमें आप चाहे कितनी प्राइस बढ़ा लो उसकी डिमांड ऐसी ही रहेगी। सिमिलरली आईफोन में का भी ऐसे ही है, कितना ही प्राइस बढ़ा लो उसकी डिमांड फिर भी वैसी की वैसी रह सकती है। और मेडिसिन लगा लो, कितना ही प्राइस बढ़ जाए डिमांड वैसी की वैसी रहेगी। तो नेसेसिटी ऑफ गुड के ऊपर बात हो जाती है। बट बेसिक यही एक फैक्टर है कि अगर प्राइस किसी भी चीज़ का घटेगा तो डिमांड बढ़ेगी, और प्राइस जो है अगर बढ़ेगा तो डिमांड जो है वो घट जाएगी। समझ में आ रहा है? तो प्राइस एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से हमारी जो डिमांड है वो ऊपर नीचे यानी कि इंक्रीज एंड डिक्रीज हो जाती है। दूसरा प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, की क्या पता कभी कभी ऐसा होता है कि दूसरे गुड्स के प्राइस में बदलाव आ जाता है, तो किसी गुड की जो डिमांड है वो बढ़ घट जाती है। जैसे कि इसमें हमें दो टाइप के रिलेटेड गुड्स पढ़ने हैं, एक होता है सब्स्टिट्यूट गुड और एक होता है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री गुड। सबसे पहले तो इन गुड्स के मतलब समझो। सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन से होते हैं, ये पूरी इकोनॉमिक्स की जर्नी में आपकी हेल्प करने वाले हैं, कि तो इसलिए इनका मतलब ध्यान से समझ लेना। ये एक ऐसे गुड्स होते हैं जो कि
हमें एक प्लेस ऑफ गुड, मान लो अगर हमें किसी एक गुड की जरूरत है, वो हमें नहीं मिल रही, तो उसकी जगह हम क्या यूज कर सकते हैं, उसके जैसा सही। जैसे मान लो हमारा मन है कि हम टी पी ले, टी नहीं मिल रही है एक जगह पर, तो हम किस पे शिफ्ट हो सकते हैं, कॉफी पे शिफ्ट हो सकते हैं। तो टी की जगह हम कॉफी को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, है ना। दैट मीन्स कि substitute goods are those good which can be used in the place of one another for the satisfaction of a particular want। जैसे हमारा मन था कि हम जो है वो मिरिंडा की कोल्ड ड्रिंक पी ले, लेकिन उसके वो मिरिंडा नहीं मिली तो हमने माजा से काम चला लिया, इस तरीके से। तो होते हैं सब्स्टिट्यूट गुड, ठीक है। और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन से होते हैं, वो ऐसे होते हैं कि ये दोनों साथ साथ, दोनों जो गुड्स है वो साथ साथ यूज होते हैं। जैसे कि पेन है, पेन जो है बिना रिफिल के यूज हो सकता है, नहीं हो सकता रिफिल के बिना यूज, ठीक है। तो पेन एंड रिफिल जो वो साथ साथ यूज होंगे। ऐसे ही कार है और पेट्रोल है, कार एंड पेट्रोल दोनों साथ साथ यूज होंगे, ओके। तो अब इन दोनों गुड्स का तो मतलब आपको समझ में आ गया कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स दोनों साथ साथ यूज होते हैं ताकि हम किसी वांट को सेटिस्फाई कर सके। और सब्स्टिट्यूट गुड वो होते हैं जो एक गुड की जगह दूसरे गुड को हम देखते हैं, मतलब उसकी जगह कोई दूसरा गुड ले लेता है, वो होता है सब्स्टिट्यूट गुड। अब यहाँ पर देखो, इसमें इनके प्राइस में चेंज आने की वजह से, सब्स्टिट्यूट गुड के प्राइस में चेंज आने की वजह से और कॉम्प्लीमेंट्री गुड के प्राइस में चेंज आने की वजह से डिमांड पे क्या असर पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, हम एक गुड लगा रहे हैं टी, जैसे कि मान लो टी का जो प्राइस है वो बढ़ गया, ठीक है, टी का जो प्राइस है वो बढ़ गया, तो कॉफी की जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी ना। तो टी का प्राइस बढ़ेगा तो टी को कौन पूछेगा, कॉफी जो है उसकी डिमांड बढ़ गई। फिर ऐसे ही अगर टी का जो प्राइस है वो गिर गया तो डिमांड जो है कॉफी की वो ऑब्वियसली गिर जाएगी। तो यानी कि यहाँ पर देखो एक पॉजिटिव रिलेशनशिप है कि अगर सब्स्टिट्यूट गुड का प्राइस बढ़ेगा तो दूसरे वाले गुड की डिमांड बढ़ जाएगी, अगर सब्स्टिट्यूट गुड का प्राइस गिरेगा तो दूसरे वाले गुड की डिमांड जो है वो गिर जाएगी। अब ऐसे ही कॉम्प्लीमेंट्री गुड के अंदर आते हैं। अगर जैसे पेट्रोल का जो प्राइस है, ठीक है, पेट्रोल का जो प्राइस है वो बढ़ गया है, तो फिर डिमांड जो है वो पेट्रोल कार्स की कम हो जाएगी। अगर पेट्रोल का जो प्राइस है वो जो है गिर जाता है तो पेट्रोल वाली जो गाड़ी है उनकी डिमांड जो है वो बढ़ जाएंगी। तो ये इनवर्सली अफेक्टेड होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में, ठीक है, कि मतलब एक चीज बढ़ रही है, एक वेरिएबल बढ़ रहा है, तो डिमांड जो है वो एक जो दूसरा वेरिएबल है उसका घट रहा है, यानी कि डिक्रीज हो रहा है। अब दूसरा देखो, इनकम ऑफ द कंज्यूमर। अगर इनकम जो है कंज्यूमर की बढ़ जाती है, इनकम हम वाई से डिनोट करते हैं, ठीक है, अगर किसी एक कंज्यूमर की इनकम बढ़ रही है तो वो जो डिमांड भी उसकी ज्यादा बढ़ जाएगी, मतलब पैसा ज्यादा आ रहा है तो डिमांड तो बढ़नी है। अगर पैसा जो है वो कम है, इनकम जो है वो कम है, तो डिमांड भी हमारी कम हो जाएगी। लेकिन जैसे हमने ये दूसरे फैक्टर में पढ़ा, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, इसके दो पार्ट्स हमने पढ़े, सब्स्टिट्यूट गुड और कॉम्प्लीमेंट्री गुड। वैसे ही जो है इनकम ऑफ द कंज्यूमर में भी हमें दो पार्ट पढ़ने, एक होता है नॉर्मल गुड और एक होता है हमारा इंफीरियर गुड, ठीक है। नॉर्मल गुड कौन से होते हैं, जो कि हम नॉर्मली यूज करते रहते हैं, ठीक है, जैसे कि टीवी हो गया, एसी हो गया, फ्रिज हो गया, इस तरीके से। और इंफीरियर गुड ऐसे होते हैं जो कि हम रेयरली ही यूज करते हैं, ठीक है, जैसे कि जवार हो गया, बाजरा हो गया, बहुत रेयरली यूज करते हैं हम इनको, ओके। अच्छा, तो नॉर्मल गुड के केस में देख लेते हैं कि मान लो अगर हमारी इनकम बढ़ गई तो हमारी जो नॉर्मल गुड है, हमारी जो डिमांड है उनके लिए बढ़ जाएगी, और इनकम घट गई तो फिर हमारी जो डिमांड है वो उनके लिए घट जाएगी। अगर हम इन्फीरियर गुड की बात करते हैं तो जैसे कि मान लो पहले हम इन्फीरियर गुड में गेहूं की जगह जवार बाजरा ले आते थे कभी कभी, अगर हमारी इनकम बढ़ गई फॉर एग्जाम्पल, तो हम जवार बाजरा को क्यों पूछेंगे, तो जवार बाजरा की तो डिमांड है वो डिक्रीज हो जाएगी, हम जो है राइस पे जाएंगे, वीट के ऊपर शिफ्ट होंगे। ऐसे ही अगर हमारी इनकम कम होगी तो फिर हम ले आते हैं कि चल वीट में ज्यादा पैसा लग रहा है, राइस में ज्यादा पैसा लग रहा है, तो इन्फीरियर गुड ले लेते हैं। तो इनकम कम हो गई तो डिमांड जो है इन्फीरियर गुड की ज्यादा बढ़ गई। अब आगे देखो, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। यहाँ पे क्या होता है कि जैसे मान लो समय समय पर ना लोगों का जो टेस्ट है, प्रेफरेंस है, वो बदलती रहती है। कोई भी मार्केट में नई चीज़ आ जाती है ना, तो उनकी जो टेस्ट है या फिर जो कम्युनिटी का प्रेफरेंस हो जाता है किसी भी चीज़ का, वो कंज्यूमर का बढ़ जाता है, तो फटाफट से डिमांड जो है वो बढ़ जाती है। तो यानी कि टेस्ट और प्रेफरेंस बढ़े तो किसी भी कम्युनिटी की डिमांड बढ़ गई, अगर टेस्ट एंड प्रेफरेंस घटा तो किसी भी कम्युनिटी की डिमांड जो है वो घट जाएगी। समझ में आया? अच्छा, एंड वन मोर थिंग। हाँ, अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम, एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर। कि जैसे मान लो कोई भी कमोडिटी है, कोई भी गुड है, उसका फ्यूचर में जो है प्राइस बढ़ने वाला है, ठीक है, उसका फ्यूचर में जो है वो प्राइस बढ़ेगा, तो फिर उसकी डिमांड अभी क्या हो जाएगी, प्रेजेंट में उसकी जो है डिमांड अभी प्रेजेंट में बहुत हाई हो जाएगी, क्योंकि फ्यूचर में तो बढ़ने वाला है प्राइस, तो अभी खरीद लेंगे कम प्राइस में, तो डिमांड बढ़ जाएगी। अगर फ्यूचर में प्राइस कम होगा तो डिमांड भी जो है उसकी कम हो जाएगी।
तो ये कुछ डिटर्मिनेंट्स थे, जिसकी ये कुछ फैक्टर्स थे जिसकी वजह से डिमांड में इंक्रीज एंड डिक्रीज हो जाता है, लेकिन ये इंडिविजुअल डिमांड के डिटर्मिनेंट्स थे। अब यहाँ पर एक चीज़ और पढ़नी है, अगर हमारी मार्केट डिमांड है, मतलब मार्केट डिमांड की डेफिनेशन मैंने आपको ऊपर बताई थी कि सारे कस्टमर एक पर्टिकुलर टाइम पे एक पर्टिकुलर प्राइस पे एक कमोडिटी को खरीद सकते हैं, वो होती है सारे कस्टमर जिसमें आ जाते हैं, वो होती है मार्केट डिमांड। अब मार्केट डिमांड के जो डिटर्मिनेंट्स हैं उसमें ये सारे इंडिविजुअल डिमांड वाले पॉइंट्स तो आ ही जाएंगे, लेकिन इसके साथ साथ 3 और डिटर्मिनेंट्स इंक्लूड हो जाएंगे। वो कौन से होते हैं? सबसे पहले तो साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। अगर पॉपुलेशन हमारी बढ़ेगी तो डिमांड भी बढ़ जाएगी, और पॉपुलेशन हमारी घटेगी तो डिमांड भी हमारी घट जाएगी, ठीक है। सीजन एंड वेदर, अगर मान लो कोई सीजन आ जाता है, कोई भी सीजन एक पीक पे है, तो हमारी डिमांड किसी एक पर्टिकुलर कमोडिटी के लिए बढ़ जाएगी। जैसे मान लो सर्दियों का सीजन आ गया तो सर्दियों के कपड़ों की डिमांड बढ़ जाएगी, और अगर सीजन गया तो सर्दियों के कपड़ों की डिमांड जो है वो घट जाएगी। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, अगर मान लो हमारे देश में जो इनकम जनरेट हो रही है वो इवनली अच्छे तरीके से बढ़ रही है, सबको एक बराबर बढ़ रही है, तो डिमांड जो है वो ज्यादा होगी, ठीक है। और अगर किसी को ज्यादा इनकम मिल रही है, किसी को कम इनकम मिल रही है, तो कोई पुअर होगा, कोई रिच होगा, तो इससे क्या होगा, जो डिमांड होगी वो लोअर लेवल पे होगी, ठीक है। इस तरीके से हमें ये 3 डिटर्मिनेंट और करने थे। अब हम आएंगे अपने डिमांड स्केड्यूल पे। तो डिमांड स्केड्यूल क्या होता है? स्केड्यूल होता है एक टेबल बनाना। क्या होता है? एक टेबल बनाना जिसके अंदर बहुत सारी क्वांटिटीज होती हैं, वेरिएबल होते हैं, अलग अलग टाइप के प्राइस होते हैं, वो सब चीजें लिखी होती है। और डिमांड के बारे में बात कर रहे हैं तो एक कॉलम बनेगा प्राइस का और दूसरा कॉलम बनेगा डिमांड का, ठीक है। तो ये होता है डिमांड। जैसे कि आप यहाँ पर इस पॉइंट को देख रहे हो, इस टेबुलर प्रेजेंटेशन को देख रहे हो, यहाँ पर एक कॉलम इस टेबल में किसका है? प्राइस का है, और दूसरा कॉलम क्या है? क्वांटिटी डिमांडेड का। मतलब अगर 5 प्राइस है तो 1 डिमांड आ रही है, 4 प्राइस है तो 2 डिमांड आ रही है, 3 प्राइस है तो 3 डिमांड आ रही है, 2 प्राइस है तो 4 डिमांड आ रही है, और 1 प्राइस है तो 5 लोगों की डिमांड आ रही है, इस तरीके से। तो ये क्या होता है? एक टेबुलर प्रेजेंटेशन होती है जिसके अंदर कुछ फिगर्स लिखी रहती हैं अबाउट द, अगर डिमांड स्केड्यूल है तो डिमांड के बारे में लिखा होगा और प्राइस के बारे में मेंशन होगा, तो ये तो डिमांड स्केड्यूल, ठीक है। अब इसी स्केड्यूल से जो भी हम अपने इकोनॉमिक्स में स्केड्यूल बनाते हैं, मैथमेटिकल स्केड्यूल बनाते हैं, तो उसी डिमांड कर्व से हमें जो है एक ग्राफ बनाना होता है। ये अब ये जो प्राइस है ये आ जाएगा हमारा वाई एक्सिस पर, और डिमांड जो है वो आ जाएगा हमारा एक्स एक्सिस पे, ठीक है। हम जो है वो स्केल ले लेंगे 1 2 3 4 5, जैसे यहाँ पर वैल्यू है तो हम स्केल भी 1 यूनिट का ही ले लेते हैं, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर मैंने ले लिया क्वांटिटी, देखो क्यू एक्स लिखा हुआ है ना क्वांटिटी, तो मैंने ओरिजिन लिखा, एक्स एक्सिस लिखा, वाई एक्सिस लिखा, 1 2 3 4 5 क्वांटिटी जो है मैंने एक्स एक्सिस पे ले ली, और प्राइस जो है वो भी 1 2 3 4 5 ही था, तो मैंने 1 2 3 4 5 ले लिया। अब एक क्वांटिटी पे, अब 5 प्राइस पे एक क्वांटिटी है, तो 5 प्राइस पे हमारी एक क्वांटिटी है, तो पहला पॉइंट यहाँ, फिर दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ और पांचवा यहाँ, ऐसे ऐसे मैंने करके एक हमारा डिमांड कर्व जो है वो बना लिया, ठीक है। तो अब ये जो कर्व बना मेरा, इन पॉइंट्स को या फिर इस स्केड्यूल को प्लॉट करके, तो मेरा क्या बन गया? ये जो कर्व बना ये बन गया डिमांड कर्व। और ये क्या शो कर रहा है कि जैसे देखो, अगर हमारा प्राइस ज्यादा है तो हमारी क्वांटिटी कम है, ठीक है। ये देखो क्वांटिटी 1 है, अगर हमारा प्राइस जो है वो कम आ गया यानी कि 1 पे है, तो हमारी क्वांटिटी देखो कितनी ज्यादा बढ़ गई, पहले 1 पे थी, अब क्वांटिटी जो है वो 5 पे आ गई। तो यानी कि ये कर्व हमें दिखाता है कि क्वांटिटी डिमांडेड में और जो प्राइस है उसके बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है, यानी कि अगर प्राइस ज्यादा होगा तो डिमांड कम होगी, और प्राइस कम होगा तो डिमांड जो है वो ज्यादा होगी, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि डिमांड क्या होती है, इंडिविजुअल डिमांड क्या होती है, मार्केट डिमांड क्या होती है, डिमांड का स्केड्यूल क्या होता है, डिमांड का कर्व क्या होता है, डिमांड कर्व में क्या रिलेशनशिप है, इनवर्स रिलेशनशिप है, ठीक है। और उसके बाद हमने डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड भी पढ़े। अब जो है हमें क्या पढ़ना है, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व एंड शिफ्ट इन डिमांड कर्व, ठीक है। सिर्फ हमारे 2 टॉपिक रह गए हैं आपके लेटेस्ट सिलेबस के आधार पे, यानी 2024 एंड 2025 के बारे उसमें सेशन में। ये इसमें इस चीज़ में आप लकी हो सकते हो क्योंकि पहले लॉ ऑफ डिमांड भी आता था, मतलब बहुत कुछ आता था इस चैप्टर में, बट आपके केस में बहुत कम आता है, ठीक है। तब हम देखेंगे चेंजेस इन डिमांड कर्व। अब ये जो डिमांड कर्व हमारा बनता है ऐसे, ये जो डिमांड कर्व हमारा बनता है जो कि नेगेटिवली स्लोप्ड होता है, इनवर्स रिलेशनशिप होती है प्राइस और किसमें, क्वांटिटी डिमांडेड में। अब इसमें कुछ चेंजेस आते हैं, ठीक है। अब वो चेंजेस किस वजह से आते हैं, हमने फैक्टर्स पढ़े ऊपर है ना कि किस किस फैक्टर्स की वजह से डिमांड में चेंज आते हैं, राइट।
सो अब यहाँ पर एक तो हमारा चेंज आता है प्राइस की वजह से, ओके। अब दूसरी जगह चेंज आ जाता है कि प्राइस को छोड़ दो, बाकी और भी तो फैक्टर्स है, जैसे पॉपुलेशन था, वेदर एंड सीजन था, नेशनल इनकम का डिटर्मिनेंट था, ठीक है, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड था, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड था, इनकम था, ठीक है, और भी काफ़ी सारा, हाँ, टेस्ट एंड प्रेफरेंस था, और फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, प्राइस चेंज इन फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। तो ये प्राइस से अलग बाकी सारे फैक्टर्स ये हो गए, ठीक है। तो एक चेंज आता है प्राइस की वजह से और एक चेंज आता है दूसरे फैक्टर्स जो कि प्राइस से अलग है। तो जो प्राइस से चेंज आ जाता है ना डिमांड कर्व में, उसको हम क्या बोलते हैं, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। और अगर प्राइस को छोड़ के दूसरे फैक्टर्स की वजह से डिमांड कर्व में चेंज आता है तो उसको हम बोलते हैं शिफ्ट इन डिमांड कर्व। क्या बोलते हैं, शिफ्ट इन डिमांड कर्व, ओके। अब यहाँ पर देखो, इस वाले केस में कि जब प्राइस की वजह से डिमांड में चेंज आता है, तो इस वाले केस में हम जो है प्राइस को बाकी सारे जो फैक्टर्स हैं उनको हम कांस्टेंट समझ लेते हैं, और प्राइस जो है वो हमारा वर्किंग होता है। और यहाँ पर इस केस में हम जो है ये समझ लेते हैं कि प्राइस हमारा कांस्टेंट है, बाकी सारे फैक्टर्स जो है वो हम कंसिडर कर रहे हैं। और इसको हम क्या बोलते हैं, मूवमेंट अलोंग द डिमांड का, और इसको हम ऑल्सो क्या बोलते हैं, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। और यहाँ पर प्राइस को अगर हमारा कांस्टेंट है, बाकी सारे फैक्टर्स वर्किंग है, तो इसको हम शिफ्ट इन डिमांड कर्व बोलते हैं, और इसको हम चेंज इन डिमांड भी बोलते हैं। अब सबसे पहले जो है हम इस केस को लेंगे कि अगर प्राइस की वजह से डिमांड कर्व में चेंज आ रहा है तो कैसे चेंज आएगा, उसका डायग्राम कैसे बनेगा, ठीक है। अब उस चीज को हम क्या बोलते हैं, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, कि भाई, या फिर चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, जो मैंने आपको यहाँ पर पढ़ाया था और यहाँ पर पढ़ाया था, कि इन दोनों के ये नाम होते हैं अगर डिमांड कर्व में प्राइस की वजह से चेंज आता है तो, ठीक है। तो मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व में क्या होता है, जैसे कि इस डायग्राम को देखो आप बड़े ध्यान से। अब यहाँ पर क्या लिया हुआ है, जैसे कि ये हमारा है वाई एक्सिस, ठीक है, और ये हमारा है एक्स एक्सिस, और ये हमारा है जीरो। प्राइस को हमने लिया एक्स एक्सिस पर, और क्वांटिटी को हमने लिया, सॉरी, प्राइस को हमने लिया वाई एक्सिस पर, और क्वांटिटी को हमने लिया एक्स एक्सिस पर, ठीक है। अब यहाँ पर ये मेरा प्राइस है, ये मेरी एक्चुअल क्वांटिटी है, और ये मेरा क्या है, डिमांड कर्व है, ठीक है। अब प्राइस की वजह से डिमांड कर्व में चेंज देखना है हमें, है ना। तो मान लो अगर मैं प्राइस को बढ़ा देती हूँ, यानी कि यहाँ से ये मेरा प्राइस था, अब मैंने प्राइस को बढ़ा दिया, यानी कि P2 पे ले आई मैं। अगर मैं प्राइस को बढ़ा रही हूँ तो देखो यहाँ डिमांड कर्व से इंटरैक्ट हुआ और फिर नीचे चला गया, तो मेरी क्वांटिटी जो है वो Q2 आ जाती है, ठीक है। और इन अनदर केस अगर मैं प्राइस को कम कर देती हूँ, यानी कि P1, तो यहाँ पर मेरा प्राइस आएगा और मेरी क्वांटिटी जो है वो Q1 आ जाएगी, और ये मेरी पहले वाली क्वांटिटी थी, ठीक है। तो अब आप ये देखो कि जब हमने प्राइस को घटाया तो मेरी जो क्वांटिटी थी वो पहले यहाँ पर थी, अब वो Q1 की तरफ चली गई, यानी कि बढ़ गई है। और जब मैंने प्राइस को बढ़ाया तो मेरी जो क्वांटिटी पहले Q थी, अब वो जो है Q2 की तरफ चली गई है, यानी कि जो मेरी क्वांटिटी है वो घट गई है। तो यहाँ पर आप वही इनवर्स रिलेशनशिप देखने को आपको मिलेगा कि प्राइस बढ़ा तो क्वांटिटी घटी, और प्राइस घटा तो क्वांटिटी मेरी बढ़ी, ठीक है। तो जब हमारा प्राइस घटेगा और क्वांटिटी बढ़ेगी तो इसको हम बोलते हैं डाउनवर्ड मूवमेंट, की जो स्लोप है डिमांड कर्व का वो डाउन जा रहा है बिकॉज ऑफ दिस थिंग, ठीक है। और इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपेंशन। थोड़ा सा आपको वर्ड्स याद रखने पड़ेंगे। और मान लो अगर मेरा प्राइस बढ़ा एंड क्वांटिटी जो है वो मेरी कम हुई, तो हम इसको क्या बोलते हैं, अपवर्ड मूवमेंट, यानी कि अब जो है मेरा डिमांड का ऊपर जाएगा, और इसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन। कि यहाँ पर देखो सिकुड़ रहा है हमारा डिमांड कर्व, और यहाँ पर देखो फैल रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, ठीक है। तो इसको कहते हैं हम मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, कि ये मूवमेंट हो रही है, ये अपवर्ड मूवमेंट हो रही है और ये डाउनवर्ड मूवमेंट हो रही है, जिसको हम एक्सपेंशन कहते हैं और कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं, विद द चेंज इन प्राइस, की प्राइस की वजह से डिमांड कर्व की मूवमेंट में चेंजेस हो रहे हैं। तो इसको हम कहते हैं मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, या फिर चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। इसमें हमने कॉन्ट्रैक्शन देखा और एक्सपेंशन देखा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ डिमांड, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें बताया गया है। अब हमें सिर्फ एक चीज़ और पढ़नी है, शिफ्ट इन डिमांड का, उसके बाद हम इलास्टिसिटी जो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। तो शिफ्ट इन डिमांड कर्व में हमें काफ़ी सारे केसेस पढ़ने थे, मतलब हमें प्राइस को कांस्टेंट रखना था और बाकी जितने भी फैक्टर्स हैं वो हमें कंसिडर करने थे, ठीक है। तो अब जैसे ऊपर वाले केस में डिमांड कर्व में मूवमेंट हो रही थी, एक अपवर्ड जा रहा था और एक जो है वो डाउनवर्ड जा रहा था। यहाँ पर जो है जब हमारा डिमांड कर्व में
प्राइस को छोड़ के, प्राइस को कांस्टेंट रखें, बाकी सारे फैक्टर्स की वजह से जब डिमांड कर्व में चेंजेस आते हैं तो यहाँ पर डिमांड कर्व जो है वो मूवमेंट नहीं करता ऊपर नीचे, वो जो है शिफ्ट करता है, लेफ्ट एंड राइट शिफ्ट, ठीक है। उसको हम चेंज इन डिमांड भी बोलते हैं, ओके, और शिफ्ट इन डिमांड कर्व भी बोलते हैं। अब प्राइस से अलग दूसरे फैक्टर्स कौन से थे? चेंज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड, चेंज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड, चेंज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर, change in future price, change in distribution of income, change in price of complementary good, taste and preference, population, season and weather, जो मैंने आपको डिटर्मिनेंट्स में पढ़ाए थे, ठीक है। सो अब यहाँ पर हम एक एक केस को देखेंगे। अच्छा, एक चीज़ और देख लो, ये देखो, अगर मान लो यहाँ पर हमारी जो डिमांड है वो इंक्रीज हो रही है, तो ये डिमांड का मेरा पहले वाला था, ठीक है, और ये मेरा एक्चुअल प्राइस एंड क्वांटिटी थी। अगर हमारी डिमांड जो है वो इंक्रीज हो रही है तो हमारा D1 यहाँ आ जाएगा, मतलब राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा डिमांड का, अगर डिमांड इंक्रीज हो रही है तो, ठीक है। और अगर डिमांड मेरी डिक्रीज हो रही है तो मेरा जो डिमांड कर्व है वो एक्चुअल डिमांड कर्व से लेफ्ट वर्ड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। अगर राइट वर्ड शिफ्ट हुआ तो इंक्रीज इन डिमांड कहलाएगा, अगर लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हुआ तो डिक्रीज इन डिमांड कहलाएगा। ये कुछ वर्ड आपको याद करने पड़ेंगे। और मूवमेंट वाले ग्राफ में अगर अपवर्ड मूवमेंट है तो उसको हम क्या बोलेंगे? कॉन्ट्रैक्शन। डाउनवर्ड मूवमेंट है तो हम क्या बोलेंगे? एक्सपेंशन इन डिमांड। और वैसे यहाँ पर इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड। तो ये कुछ 2-4 वर्ड्स हैं, ये ध्यान में रख लेना, ठीक है। अब हम सब्स्टिट्यूट गुड के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूट गुड में आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि क्या होता है कि अगर एक चीज़ नहीं मिल रही है तो उसकी जगह हम दूसरा गुड कौन सा यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर टी नहीं मिल रही तो हम कॉफ़ी यूज़ कर लेते हैं, कॉफ़ी नहीं मिल रही तो हम टी यूज़ कर लेते हैं, इस तरीके से। तो मान लो अगर सब्स्टिट्यूट गुड का प्राइस जो है वो बढ़ जाता है, पहले खुद से सोचो क्या होगा। अगर सब्स्टिट्यूट गुड का, यानी कि अगर मैं मान लूँ टी का जो है वो प्राइस बढ़ जाता है तो कॉफ़ी की डिमांड कैसी हो जाएगी? बढ़ेगी, ठीक है, कॉफ़ी की डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी। तो यानी कि जैसे मान लो ये मेरा प्राइस है, ये मेरी क्वांटिटी है, ये मेरा डिमांड कर्व है, ठीक है। अब प्राइस तो मेरा कांस्टेंट ही है, ठीक है। अब क्या हुआ, मेरा जो सब्स्टिट्यूट गुड का प्राइस था वो बढ़ा, तो जो दूसरे की डिमांड है वो भी बढ़ी, तो इंक्रीज हो रही है ना, डिमांड तो बढ़ रही है। तो अब यहाँ पर मैं राइट वर्ड शिफ्ट जो है वो डिमांड कर्व में कर दूंगी, ठीक है। और प्राइस तो मेरा कॉन्स्टेंट ही है और क्वान्टिटी जो है वो मेरी बढ़ जाएगी, इस तरीके से, ठीक है। ऐसे ही वही सारी चीज़ें आपको यहाँ पर लिखनी है थ्योरी में बना बना के। व्हेन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड, जैसे कि कॉफ़ी का अगर जो प्राइस है वो बढ़ जाता है तो डिमांड जो है टी की ऑलरेडी बढ़ जाएगी, यानी कि Q से Q1 डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। और ये देखा जाता है कि प्राइस जो है वो कॉन्स्टेंट है OP, और डिमांड में हमें राइट वर्ड शिफ्ट देखने को मिला है। जो डिमांड का DD था अब वो बन गया है D1 बिकॉज ऑफ द राइट वर्ड शिफ्ट। तो ये आपको ऐसे ऐसे करके थ्योरी में लिखना है ना। और ये जो थ्योरी है वो आपको इन नोट्स में से मिल ही जाएगी, आप याद कर लेना, या फिर याद भी करने की जरूरत नहीं है, बेसिक ही कंसेप्ट है ना। अगर मान लो सब्स्टिट्यूट गुड का जो प्राइस है वो घटा, सब्स्टिट्यूट गुड का प्राइस जो है वो घटा, जैसे फॉर एग्जांपल टी का प्राइस घटा, तो डिमांड जो है वो कॉफ़ी की वो क्या हो जाएगी? वो भी घट जाएगी। तो हमारा जो डिमांड कर्व है वो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट कर जाएगा इस तरीके से। और इससे क्या होगा, प्राइस तो हमारा सेम ही है लेकिन क्वांटिटी जो पहले Q थी वो Q2 हो जाएगी। इस तरीके से हमें शिफ्ट दिखाना है, यानी कि राइट वर्ड शिफ्ट और लेफ्ट वर्ड शिफ्ट। अब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स देख लेते हैं। मान लो अगर पेट्रोल का जो प्राइस है वो बढ़ा, ठीक है, तो क्या पेट्रोल की जो कार की डिमांड है, पेट्रोल कार की जो डिमांड है वो कैसी होगी? पेट्रोल का बढ़ा तो डिमांड जो है पेट्रोल कार की वो कम हो जाएगी। तो यानी कि हमारा जो है वो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट आएगा इस केस में। देखो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट आ जाएगा अगर प्राइस जो है वो हमारे कॉम्प्लीमेंट्री गुड का बढ़ा तो, और अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड का प्राइस जो है वो घटा तो हमारी डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी। और उसी के हिसाब से आपको डायग्राम बनाना है, ठीक है। जितनी बार डायग्राम को प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा अच्छे से आपको आ जाएगा। अब इनकम के केस में देख लेते हैं। नॉर्मल गुड के केस में देखो, अगर हमारी इनकम जो है वो बढ़ती है तो नॉर्मल गुड की डिमांड बढ़ जाएगी, अगर इनकम घटती है तो डिमांड जो है वो घट जाएगी। समझ में आ रही है? तो अगर हमारी इनकम बढ़ी तो फिर उसके बाद राइट वर्ड शिफ्ट आ जाएगा, अगर घटी तो फिर हमारा लेफ्ट वर्ड शिफ्ट आ जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर आप प्राइस जो है वो, प्राइस की जगह जो है वो आप इनकम भी लिख सकते हो इस तरीके से, ठीक है। अब इन्फीरियर गुड्स के केस में डिफरेंट इनवर्स रिलेशनशिप आएगी। जैसे अगर हमारी इनकम बढ़ी तो हमारी जो डिमांड है इन्फीरियर गुड के केस में वो घट जाएगी, तो वो हमारा लेफ्ट वर्ड शिफ्ट आ जाएगा। और अगर हमारी इनकम बढ़ी और अगर हमारी इनकम जो है वो घटी तो डिमांड जो है वो इसकी इंक्रीज हो जाएगी, तो यानी कि राइट वर्ड शिफ्ट हमारा आ जाएगा, ठीक है।
ओके, नॉर्मल गुड्स एंड इन्फीरियर गुड मैंने आपको बता दिया। नॉर्मल गुड वो होते हैं जिनकी डिमांड इंक्रीज हो जाती है जब हमारी इनकम इंक्रीज हो जाती है, और जब हमारी इनकम इंक्रीज हो जाती है और किसी गुड की डिमांड जो है वो डिक्रीज हो जाती है, उसको हम इन्फीरियर गुड कहते हैं, इस तरीके से, ठीक है। अब नेसेसिटी गुड कौन से होते हैं, कि ये ऐसे गुड है कि इनकी प्राइस में कितना ही चेंज आ जाए या फिर इनकम ऑफ द कंज्यूमर में कितना ही चेंज आ जाए, इनकी जो डिमांड है वो ऐसे की ऐसे रहनी है, ठीक है। इस तरीके से, जैसे मेडिसिन हो गया, सॉल्ट हो गया, व्हीट फ्लोर हो गया, ये सब बेसिक नेसेसिटी है इंसानों की, तो इनका प्राइस कितना ही बढ़ जाए, इंसान जो इनको खरीदेगा ही खरीदेगा, ओके। अब एक दो केस और रह गया हमारा, ये देखो, टेस्ट एंड प्रेफरेंस। अगर हमारा जो टेस्ट है वो बढ़ गया किसी भी कमोडिटी को लेके, तो उसकी डिमांड भी बढ़ जाएगी, तो राइट वर्ड शिफ्ट आ गया। अगर हमारा जो है टेस्ट घट गया तो उसकी डिमांड भी पर्टिकुलर कमोडिटी की घट जाएगी, तो हमारा लेफ्ट वर्ड शिफ्ट आ गया। अब यहाँ पर अगर फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ द प्राइस हाई होने वाला है किसी कमोडिटी का, तो उसकी डिमांड जो है अभी बढ़ जाएगी, तो राइट वर्ड शिफ्ट। और फ्यूचर में अगर प्राइस कम होने वाला है तो अभी फिलहाल के लिए उसकी डिमांड कम हो जाएगी, तो उसके बाद लेफ्ट वर्ड शिफ्ट। तो कैसे दिखाना आपको शिफ्ट, पहले एक्स एक्सिस बनाओ, वाई एक्सिस बनाओ, एरो लगाओ, डिमांड कर्व लगाओ, प्राइस लगाओ, क्वांटिटी लगाओ, और अगर हमारा राइट वर्ड शिफ्ट है तो डी ऐसे D1 बनाओ, प्राइस कांस्टेंट आएगा, और ये हमारी Q2 आ जाएगी या Q1 आ जाएगा, इस तरीके से। लेफ्ट वर्ड शिफ्ट है तो इधर लेके आओ, और फिर हमारा Q1 आ जाएगी, इस तरीके से Q2 आ जाएगी। तो ये सब आपको बना बना के देखना पड़ेगा, एंड इतना ही था। अच्छा, डिफरेंस भी आ सकता है कि चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, या फिर जिसको हम मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व भी बोलते हैं, और चेंज इन डिमांड या फिर शिफ्ट इन डिमांड कर्व में डिफरेंस बताओ। तो आप बताओगे कि जब डिमांड में प्राइस की वजह से चेंज आता है तो उसको हम ये बोलते हैं मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व, और जब डिमांड में प्राइस को छोड़ के दूसरे फैक्टर्स की वजह से चेंज आता है तो उसको हम चेंज इन डिमांड या फिर शिफ्ट इन डिमांड कर्व भी बोलते हैं, ठीक है। और ये जो है प्राइस की वजह से चेंज आ जाता है, ये जो है फैक्टर से दूसरे प्राइस से दूसरे फैक्टर, प्राइस को छोड़ के दूसरे फैक्टर्स की वजह से जब डिमांड में चेंज आता है तो अभी शिफ्ट हो जाता है। इसके अंदर एक्सपेंशन ऑफ डिमांड एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड होता है इसके अंदर, और इसको हम अपवर्ड, ठीक है, इसको हम डाउनवर्ड एंड अपवर्ड मूवमेंट भी बोलते हैं। इसमें इंक्रीज इन डिमांड डिक्रीज इन डिमांड आता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, राइट वर्ड शिफ्ट एंड लेफ्ट वर्ड शिफ्ट भी बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप और एक डायग्राम बना के दिखा दोगे, इस तरीके से आपको क्या करना है, डिफरेंस करके दिखा देना है, ठीक है। तो आई होप आपको ये जो चैप्टर है वो समझ में आया होगा, और कोई भी डाउट आता है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। ये नोट्स है टेलीग्राम पे डाउनलोड कर लेना, और आई विल टेल यू एक की मंत्र जो इसमें काम आएगा। एक तो सबसे पहले आपको ये बेसिक कंसेप्ट समझने पड़ेंगे कि अगर इनकम में चेंज आता है तो डिमांड बढ़ेगी घटेगी, प्राइस में चेंज आता है तो डिमांड बढ़ेगी घटेगी, और ये जो डायग्राम है वो आपको बनाने आने चाहिए। ये डायग्राम बनाने आएंगे तब आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आ जाए और ये रिलेशनशिप समझ में आ जाए कि अगर इसमें इस वेरिएबल में ये चेंज आएगा तो डिमांड में क्या असर पड़ेगा, वो समझ में आ गया, और प्लस डायग्राम बनाने आ गए। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, इन डिमांड में बहुत ही, मतलब इन डायग्राम में बहुत ईजी है, एक बार आप प्रैक्टिस करोगे आपको ये आराम से याद हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप प्रैक्टिस करना। सो आई होप आपको मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगा होगा। सो इफ यू लाइक द वीडियो एंड द एक्सप्लेनेशन देन प्लीज यू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।